हेलो ऑल। आज हम लोग सेमेस्टर 2 जो एसकेएम यूनिवर्सिटी है, दुमका में है। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अंडर में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, जहाँ पर मैं लेक्चरर हूँ। तो वहाँ मैं क्लास लेता हूँ। तो अभी आज से जो है सेमेस्टर 2 की क्लास शुरू हुई है। तो सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 में जो है सिलेबस ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। जो सिलेबस ओवरव्यू और फिर पेपर 3 का क्लासेस भी कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको डिटेल देखिए कि सिलेबस कैसा है इस सेमेस्टर वाइज। और आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप हैं, तो आप वहाँ के सिलेबस के साथ भी कंपेयर करके आप अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं इसी वीडियो से। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो भी इसके साथ लिंक्ड होगा, मतलब इसके सिलेबस के साथ अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है, तो आप इसको अपना क्लास ऑनलाइन क्लास के तौर पे ले करके फ्री में ही जो है सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, और जो भी डाउट रहेगा, जो भी क्लियरेंस आपको चाहिए, आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे में, उसमें भी आप मुझे पूछ सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू। तो आप वॉच कीजिए सिलेबस ओवरव्यू। ये सेमेस्टर 2 दिख रहा होगा सबको, है ना। सेमेस्टर 2 में क्या है आपका कोर पेपर जो है वो 2 है। पेपर 3 है ना। पेपर 3 में क्या है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं शेयर कर दूंगा सिलेबस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ठीक है, पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 है। ठीक है, ये 4 क्रेडिट का है ना, 4 क्रेडिट का है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 हो गया। उसी तरह से पेपर 4 आपका है ना। पेपर 4 आपका क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कौन सा 2, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री 1 आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है ना। तो ये 2 पेपर आपका ये कोर पेपर हुआ है ना। फिर सब्सिडियरी रहेगा आपका। ठीक है, सब्सिडियरी में आपका क्या था, G1 में जो भी था Gu1 है ना, वही हो जाएगा आपका यहाँ पे G2। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव, अगर बॉटनी था तो बॉटनी ही रहेगा इस बार भी। सिलेबस चेंज रहेगा, मैं सिलेबस शेयर कर दूँ। ये सब्सिडियरी पेपर हो गया एक, है ना। 2 कोर पेपर हो गया, एक सब्सिडियरी पेपर हो गया। ठीक है, और एक रहेगा आपका ए जो है ये एक पेपर। तो टोटल जो है आपका 4 पेपर का यहाँ इस बार भी रहेगा। जैसे पिछले बार था 4 पेपर, उसी तरह इस बार भी रहेगा, है ना। जो सेमेस्टर 3 में है वहाँ पर सेमेस्टर 3 के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एक ओवरव्यू ये है कि आपको क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है बेसिक, है ना, जैसे नोमेनक्लेचर वगैरह हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब पढ़ना है। फिर आपको स्टीरियो पढ़ना है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है, फिशर प्रोजेक्शन हो गया, न्यूमान हो गया, है ना। फिर आपका डायस्ट्रोमर्स पढ़ना है, फिर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, डीएल आरएस, है ना, ये सब पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर रिएक्शंस पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, ये पढ़ना है। एल्कीन का रिएक्शंस पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक क्या क्या हो गया, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आ गया, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नोमेनक्लेचर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इफेक्ट्स जितना सारा है ना, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया। फिर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है आपका, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बनियन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, है ना। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ पढ़ना है, एडिशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 3 तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारा चीज़ आपका बेसिक में आ गया। हिस्ट्रियो में आपको पढ़ना है ना, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमान, तो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स ये पढ़ना है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स ये हो गया आपका। ऑर्गेनिक में हाँ और भी है, रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस भी पढ़ना है। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस भी पढ़ना है। करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो है एरोमेटिसिटी पढ़ना है आपको। एरोमेटिसिटी यहाँ पर आप पहली बार देखेंगे कि ऐसे 12 में आप 11-12 में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से आप देखेंगे कि एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिक कोई कंपाउंड एरोमेटिक क्यों होता है, नॉन एरोमेटिक क्या है ना। फिर आपका वो ना ही नॉन एरोमेटिक ना ही एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ये सारा चीज़ आप यहाँ देखेंगे, है ना।
फिर कुछ रिएक्शंस भी उसका देखेंगे, ठीक है, जैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल्स आप लोगों को पता है क्या होता है? कोई एक रिएक्शन नाम बताइए जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन, सिंपल एक रिएक्शन हम यहाँ पर आपको बना देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन देखना, जैसे मान लेते हैं ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है हमको, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। कोई रिएक्शन को याद मत कीजिए, जो नाम यहाँ दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश कीजिए। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ना ही कोई एडिशन हो रहा है ना ही कोई एलिमिनेशन हो रहा है ना। मतलब जो वहां पर था पहले से, जैसे ये बेंजीन रिंग है, तो हर जगह में क्या है, यहाँ पर हर जगह में आपका क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है, करेक्ट। अब क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हम अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक हो या न्यूक्लियोफिलिक हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि एक यहाँ से जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से गया और वापस से क्या हुआ, कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। जैसे फुटबॉल मैच वगैरह में होता है ना कि खेल रहा है किसी को चोट लग गया, तो अब क्या हो गया, एक एक को चोट लगते गया, लास्ट में एक ही खिलाड़ी बचा, तो अकेले खेलेगा वो नहीं ना। तो जैसे चोट लगते गया, तो जो चोट लगा है उसको हटा करके फिर दूसरे खिलाड़ी को वहां लगा लेके आते हैं, है ना। तो वो हो गया आपका सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो एक को हटा करके दूसरे को बैठाएं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, देखिए जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में क्या है, ये डबल बॉन्ड जितने आप देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ठीक है, तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, है ना। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़ा हुआ रहेगा, इसके बेंजीन रिंग के नीचे में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़ा हुआ रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण क्या हो रहा है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, रिच सेंटर, जिसका मतलब यहाँ पर अगर कोई आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर प्यास लगा है तो आप चापाकल के पास जाएंगे या कुआं के पास जाएंगे, मतलब आपको पता है कि वहां पर आपको पानी मिल जाएगा, है ना। तो उसी तरह से ऐसा कोई भी कंपाउंड या ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप या ऐसा कोई भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है जो कि जिसको लग रहा है कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, इस तरह की जगह पे जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें खुद में क्या होता है आपका, जिसके पास खुद जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे जगह में जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर रहेगा, तो यही अट्रैक्ट करेगा इसको, ये डबल बॉन्ड इसको अट्रैक्ट करेगा कि आओ मेरे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो हो रहा है, जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गया और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया, तो इसी को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पर, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन गया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हुआ। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल खुद के पास इलेक्ट्रॉन रीच होता है। तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये दोनों आना चाहेगा, ये आ नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा, है ना। तो कुछ कंडीशन में होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली आपको देखें आपके सिलेबस में एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं न्यूक्लियोफिलिक नहीं पढ़ना है आपको, हो सकता है आगे का सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, क्योंकि है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको कंडीशन बनाना पड़ता है कि इस रिंग में जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एस एच जैसे बेंजीन है एस एच, ये रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसमें कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे जिससे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींच ले, तब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन जाएगा, उस समय न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए या नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, है ना, तो नाइट्रो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा रिंग से। तो जैसे ही रिंग से विथड्रॉ करेगा तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, है ना। तो घट जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में जो कि हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल जो इस सेमेस्टर में आप डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर वो बात नहीं आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है और ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो ये हमेशा नॉर्मली अगर कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहा तो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देगा, है ना, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक नहीं देगा। न्यूक्लियोफिलिक के लिए आपको यहाँ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग
नेचर का फंक्शनल ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करे रिंग से, करेक्ट। तो समझ में आ गया। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और सब्स्टिट्यूशन करता है, ऐसा नहीं कि खाली ये जाकर के यहाँ ऐड होकर के रह गया, तो फिर वो तो एडिशन रिएक्शन हो गया है ना। हमको एडिशन रिएक्शन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक गया दूसरा आया। आई होप क्लियर हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा है, जैसे आपका हेलोजिनेशन हो गया, है ना, हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, पता नहीं कैसे आप भूल गए, ये सब 12 में आप लोग किए होंगे। नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, है ना, एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारा चीज क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना। ठीक है, तो ये सारा चीज है जो है आपका हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सारा क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, करेक्ट। ये सारा चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो है पेपर आपका पेपर थ्री में, ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर 4। पेपर 4 में क्या है आपका, फिजिकल केमिस्ट्री 2, केमिकल थर्मो डायनेमिक्स। मतलब हम लोग जो भी थर्मोडायनेमिक्स का नेचर पढ़ेंगे, ऐसे तो ये बहुत वास्ट ब्रांच है, जो थर्मोडायनेमिक्स है बहुत ही वास्ट ब्रांच है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो डील करेंगे, वो हम अपने सिर्फ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड करेंगे, है ना, जो कि हमको केमिस्ट्री में यूज हो, है ना। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स तो आपको मालूम है, टेम्परेचर जो मूवमेंट करे, है ना, वही हो गया थर्मो टेम्परेचर, और डायनेमिक्स जो मूवमेंट करे, है ना। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, करेक्ट। तो जो है टेम्परेचर और ये मूवमेंट, करेक्ट। सो हो गया ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें आपको यहाँ पर क्या डिटेल देखना है, इसमें इसको सब डिवाइडेड किया गया है, जैसे इसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग में क्या है, टर्मिनोलॉजीज देखना है ना, टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज में जैसे हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना, क्या इंटेंसिव होता है, क्या एक्सटेंसिव होता है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर स्टेट एंड पाथ फंक्शन है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, है ना। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, फिर थर्मोकेमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें से आपको हीट्स ऑफ रिएक्शन जितने सारे हैं सब थर्मोकेमिस्ट्री है ना। ठीक है, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, इससे सारा चीज जो है आपका थर्मोकेमिस्ट्री में आता है, करेक्ट। किरचॉफ्स इक्वेशंस भी आएगा इसमें, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, एक्सप्लोजन टेम्परेचर, सारा चीज आएगा थर्मोकेमिस्ट्री में, करेक्ट। क्या आप जो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो भी थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगा, रेजोनेंस एनर्जी आएगा, ठीक है, सारा चीज इसमें थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा। फिर आपका सेकेंड लॉ आएगा। सेकेंड लॉ में जनरली हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में, है ना। एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या अंतर है आपका, फर्स्ट लॉ में आप ज्यादातर बात करते हैं वर्क, इंटरनल एनर्जी, है ना, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी हो गया, फिर इंथैल्पी हो गया, है ना। फिर हीट कैपेसिटी का बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, वो बात करते हैं फर्स्ट लॉ में, ठीक है। और सेकेंड लॉ में क्या है, जनरली इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है ना, कोई चीज मान लेते हैं घर वगैरह आप बना लिए तो कितना अच्छा इको घूमता है ना नया घर में, तो जैसे जैसे वो पुराने होते जाता है क्या होता है, उसका इको खत्म हो जाता है, जो आप बात करते हैं सिर्फ उसी को सुनते हैं। लेकिन जो नया घर रहता है उसमें जब आप जोर से बोलते हैं तो आपके कान में ज्यादा जोर से लगता है कि साइड से भी कोई बोल के आपके कान में बोल रहा है ना। तो वो वहाँ इंट्रोपी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, टाइम के साथ इंट्रोपी बढ़ते जाता है और उसका लाइफ घटते जाता है ना। तो इंट्रोपी को आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेथ टाइम। किसी भी चीज का एक्सपायरी डेट इंट्रोपी को है, आप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो किसी का एक्सपायरी डेट के, मतलब किसी भी चीज का, चाहे सामान हो या इंसान हो, इंट्रोपी जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका एक्सपायरी डेट उतना जल्दी आ जाएगा, है ना। समझ में आया। तो ये हो गया इंट्रोपी। इंट्रोपी मतलब जो है वो क्या कर रहे हैं, खत्म होने रहा है, मतलब यूज हो रहा है उसका बहुत ज्यादा और वो खत्म के कगार पे जा रहा है ना, तो उस डिस्कस करेंगे डिटेल में उसको भी। फिर थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इसमें है सेकेंड लॉ में, ठीक है। मॉलिक्यूलर एंड स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी है, ठीक है। फिर इंट्रोपी चेंज आप कैलकुलेट करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर थर्ड लॉ भी है, थर्ड लॉ भी आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, कैलकुलेट ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर फ्री एनर्जी फंक्शन में जो है गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है उसको देखेंगे, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, मैक्सवेल रिलेशन देखेंगे, है ना। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको कहीं कहीं जो है हम लोग इक्विलिब्रिया भी बोलते हैं ना,
हम यहाँ इक्विलिब्रिया लिख देते हैं, तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रिया है ना। तो इसमें आपका क्या है कि जैसे आप क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रिया में जनरली रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इसमें रहेगा, है ना। तो कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में वो आया वो देखेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट में जनरली हम लोग देखे थे सेमेस्टर 1 में, वीक एसिड या वीक बेस जो था वो इक्विलिब्रियम स्टेट को ये करता है, मतलब डिजाइन करता है ना, वो ये वही इक्विलिब्रियम में जाता है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है वो क्या करता है, वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट बना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सीधे जो है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर ये देखेंगे ली चैटली प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, ये हम जनरली असाइनमेंट के तौर पे आपको देते हैं, जो कि आपका है ये। तो अभी से ही आप काम शुरू कर देंगे इसमें, सॉल्यूशंस एंड, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये छोटा सा टॉपिक्स है, 9 जुलाई तक सबमिट करेंगे। कॉपी पेस्ट ही कीजिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है हम इससे आपको कुछ क्वेश्चन दें, है ना। तो ठीक है, आप इसको कीजिए, आप कॉपी पेस्ट करना है जैसे भी करना है आप कीजिए, लेकिन इसमें से कुछ सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन हम बनाएंगे इससे, जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे आप ही के असाइनमेंट बेस्ड हम 10 क्वेश्चन बना के आपको देंगे। वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो जाएगा आपका, आप उसको सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब जो आपने दिया, और उसमें आपका 10 में जो है 9 मार्क्स रहेगा आपका पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव जो कि प्योरली बेस्ड रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आप लोग 6 स्टूडेंट है, 6 को जो है सबको एक जैसा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, आप जैसा असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसी से ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, आपके अपने डिजाइन से ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, हर का एक जैसा नहीं रहेगा, आप सबको अलग अलग मिलेगा, जैसे जैसे असाइनमेंट, अगर सबका असाइनमेंट एक जैसा है तो फिर एक जैसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। फिर अगर उसमें क्या है देखिए, कि अगर आपने दूसरे का कॉपी किया है तो आपको उसका पता नहीं चलेगा कि आपने असाइनमेंट में क्या लिखा है, ठीक है। तो जब आपको पता नहीं चलेगा असाइनमेंट में क्या लिखे हैं, तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और मेरा हमने बता दिया कि 10 मार्क्स का जो आपका ये असाइनमेंट का टेस्ट होगा, 9 मार्क्स लाएंगे तभी पास करेंगे, क्योंकि आप खुद से बना रहे हैं ना। तो ये पूरा चैप्टर ही आपका रहेगा असाइनमेंट में, है ना, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ए में आप जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और भी ऑस्मोटिक प्रेशर एप्लीकेशन ये वो सब नहीं है, हम खाली ये 3 देंगे आपको। और मतलब कॉन्सेप्ट एंड ग्राफ एंड कैलकुलेशन, मतलब जो कैलकुलेशन नहीं बोलेंगे उसको, उसके लिए बेस्ट वर्ड है डेरिवेशन, है ना। ताकि जो आप फॉर्मूला हमको देंगे उससे हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकें, करेक्ट, ठीक है। जो आप कैलकुलेशन देंगे उससे हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकें, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी वही कॉन्सेप्ट, ग्राफ, डेरिवेशन। तो जो फॉर्मूला आप देंगे इसमें, इसमें भी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो फॉर्मूला आप हमको देंगे उससे हम बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकें। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही कॉन्सेप्ट, ग्राफ, डेरिवेशन, करेक्ट। और ये क्लियर होना चाहिए, ग्राफ वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए कि ग्राफ में क्या आप शो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि ग्राफ बना के दे दिए, है ना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब यही हो गया कि क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग क्यों लोअर करना चाह रहे हैं वेपर प्रेशर, कैसे लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इसमें कॉन्सेप्ट में क्या जाएगा आपका, इंट्रोडक्शन प्लस, है ना, क्यों हम लोग ये लिए हैं, क्यों इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा, है ना, एंड हाउ, कैसे हो रहा है वेपर प्रेशर लो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट में आ गया। फिर उसका डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन करते जाएंगे, और ग्राफ, ग्राफ और डेरिवेशन तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बना हुआ है ना, क्योंकि ग्राफ ही डेरिवेशन में आएगा, डेरिवेशन ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, तीनों के केस में वही, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो आप लिखेंगे, कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्यों हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर रहे हैं और कैसे हो रहा है, मतलब मैकेनिज्म क्या है वेपर प्रेशर लोअरिंग का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी वही इंट्रोडक्शन, है ना, क्यों एंड कैसे हो रहा है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही चीज़, है ना।